पिछले वीडियो में हमने बात की थी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कि पदार्थ की टोटल अवस्थाएं कितनी है। तो पदार्थ की टोटल अवस्थाएं 5 है, जिसमें फर्स्ट अवस्था आ जाती है वो है ठोस अवस्था। सेकंड अवस्था आ जाती है द्रव अवस्था, यानी कि दूसरी अवस्था कौन सी है, द्रव। और तीसरी अवस्था कौन सी है, तो तीसरी अवस्था आ जाती है गैस। इसके अलावा दो वर्तमान में और अवस्थाएं ज्ञात थी, जिसमें चौथी अवस्था है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है BeC। तो कुल मिला के पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो जो पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस अवस्था है, इन गैसों के लिए अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा अलग अलग नियम दिए गए और उन्हीं नियमों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे और वो टॉपिक है अपना गैसीय नियम। गैसीय नियम में पहला जो नियम आ जाता है वो है बॉयल का नियम। बॉयल ने दिया था, बॉयल ने दाब और आयतन के बीच में संबंध बताया था, इसलिए बॉयल के नियम को हम दाब आयतन संबंध भी कहते हैं। क्या कहा था बॉयल ने? बॉयल के अनुसार स्थिर ताप पर, बॉयल ने कहा कि अगर आप तापमान है यानी कि जो टेम्परेचर है, इस तापमान को फिक्स कर दो, तापमान है उसको क्या कर दो, फिक्स कर दो, बदलो नहीं, यानी कि फिक्स कर दो, बदलो नहीं, स्थिर रखो, तो गैस की निश्चित मात्रा का दाब, दाब मतलब प्रेशर, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का है कि अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा और एक को घटाओगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बॉयल ने कहा कि स्थिर तापमान पर अगर तापमान फिक्स कर दे तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब यानी कि प्रेशर है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती 1/V। 1/V का मतलब है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, जहां P क्या है, तो P दाब है और V क्या है, आयतन। इसका मतलब है कि यहाँ अगर V का मान बढ़ाओगे, आयतन का मान बढ़ाओगे तो दाब का मान क्या हो जाएगा, कम, और अगर आयतन का मान घटाओगे तो दाब का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा और प्रेशर को कम करोगे तो आयतन बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे के ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हैं, इधर से भी प्रेशर लगा रहे हैं और इधर से भी प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब इसको दबा रहे हैं, इसके ऊपर दाब लगा रहे हैं। तो दाब लगाने पर इसका आयतन है वो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका जो अंदर का आयतन है वो आयतन क्या हो जाएगा, कम, और जैसे ही आप दाब हटाओगे आयतन वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि एक फोम का बना हुआ गद्दा है और इस गद्दे के ऊपर आप बैठते हैं तो गद्दा नीचे की ऊपर और दब जाता, गद्दा है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है। जैसे ही आप ऊपर से उठ जाओगे तो ये दब्बा वापस क्या हो जाएगा, गद्दा वापस है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। यानी कि आपने प्रेशर अप्लाई किया तो आयतन है वो कम हो गया और जैसे ही प्रेशर को कम किया आयतन बढ़ गया। तो बॉयल का नियम यही कहता है कि अगर आप है वो किसी गैस के दाब को बढ़ाओगे तो आयतन कम हो जाएगा और दाब को कम करोगे तो आयतन बढ़ जाएगा। या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर आयतन, ये देखो 1/V है, V का मतलब V बट्टे में है, तो यहाँ बट्टे वाली संख्या है उसका मान जितना, बट्टे वाली संख्या का मान जितना अधिक होगा इसका मान, इस साइड वाली का मान है वो उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो आयतन बढ़ने पर दाब घटेगा और आयतन घटने पर दाब बढ़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ ये जैसे ही हम है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो अपने लंग्स है वो लंग्स छोटे हो जाते हैं, यानी कि इनका आयतन है वो कम हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। डायफ्राम जब प्रेशर लगाता है तब आयतन है फेफड़ों का कम हो जाता है और डायफ्राम जब प्रेशर है वो हटा देता है तो वापस आयतन बढ़ जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट नियम, बॉयल का नियम। गैसीय नियम में जो दूसरा नियम आ जाता है वो है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम को ताप आयतन संबंध भी कहते हैं। ये नियम चार्ल्स द्वारा दिया गया था। चार्ल्स ने ताप और आयतन के बीच में संबंध को दर्शाया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ताप आयतन संबंध भी कहा जाता है। चार्ल्स के अनुसार, चार्ल्स ने क्या कहा, चार्ल्स के अनुसार स्थिर दाब पर, ध्यान रखना यहाँ दाब क्या रहेगा, तो दाब फिक्स रहेगा। पिछली बार हमने क्या फिक्स किया था, तो पिछली बार हमने तापमान को फिक्स किया था। बॉयल के नियम में तापमान फिक्स रहता है
और यहाँ क्या फिक्स रहता है, तो यहाँ है वो दाब क्या रहेगा, दाब फिक्स रहेगा। फिक्स दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ समानुपाती का मतलब होता है आप एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। एक चीज है उसको बढ़ाओगे, यानी कि टेम्परेचर है, यहाँ पर तापमान है, उसको बढ़ाओगे तो इसका मतलब आयतन भी बढ़ेगा। अगर आप तापमान है इसको घटाओगे तो आयतन भी घट जाएगा। इसीलिए इसको लिखा जाता है V समानुपाती T, जहां V बराबर क्या है, आयतन, और T बराबर क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक भगोना है और इस भगोने के अंदर आपके पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब आप इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर इसका मतलब है कि आप इसका क्या बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं। तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो द्रव है उसके कणों के बीच में दूरी है, द्रव के कणों के मध्य जो दूरी होती है वो दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द्रव के कण पास पास थे, जब तापमान बढ़ाओगे तो द्रव के कण दूर दूर हो जाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मान लीजिए गैस यहाँ तक आ गई, तो ये पहले आयतन इसका इतना था और अब आयतन इतना बढ़ गया, यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका आयतन भी क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी आपने ये द्रव ले लिया है आपने, और इस द्रव का आप टेम्परेचर है वो बढ़ा रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पहले देखो टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था, तब इसका आयतन कितना था, तो इसका आयतन 10 था। अब टेम्परेचर है वो आप लगातार बढ़ा रहे हैं, अब आप तापमान है उसको बढ़ा रहे हैं, और तापमान बढ़ा रहे हैं तो देखो 29 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम कितना हो गया, आयतन कितना हो गया, 10.3 हो गया। और आप टेम्परेचर है वो बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आयतन है वो बढ़ता जाएगा। ये 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 10.7 हो गया। और फिर अगला 51 पर यानी कि 51 पर कितना हो गया, तो 51 पर 11 हो गया। यानी कि जितना आप तापमान बढ़ाते जाओगे उतना ही उसका आयतन है वो बढ़ता जाएगा। ये कौन सा नियम है, चार्ल्स का नियम। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो ये भी पूछा जाता है कि चार्ल्स के नियम में कौन सी इकाई है वो फिक्स रहती है, तो यहाँ पर दाब है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो तीसरा नियम आ जाता है वो है गे-लुसाक का नियम। गे-लुसाक के नियम को दाब ताप संबंध भी कहा जाता है, क्योंकि गे-लुसाक ने दाब और ताप के बीच में संबंध ज्ञात किया था। तो गे-लुसाक के अनुसार गे-लुसाक ने क्या कहा था कि स्थिर आयतन पर, अब यहाँ पर हम आयतन है उसको क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। स्थिर आयतन पर यानी कि यहाँ आपने क्या फिक्स कर दिया है, आयतन है उसको आपने कर दिया है फिक्स है। तो स्थिर आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब, दाब मतलब प्रेशर, उसके ताप के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर वापस आ गया है समानुपाती। समानुपाती का मतलब एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी और एक चीज को घटाओगे तो दूसरी भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि यहाँ पर P समानुपाती होता है T, जहां P बराबर क्या है, तो दाब, और T बराबर क्या है यहाँ, ताप। यानी कि आप T तापमान है उसको बढ़ाओगे तो दाब भी बढ़ेगा, और तापमान है उसको कम करोगे तो दाब भी क्या होगा, कम। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई गैस ली है, मान लीजिए यहाँ पर आपने ऑक्सीजन गैस ले लिया, और इस ऑक्सीजन गैस है इसका आयतन आपने फिक्स ले लिया है। मान लीजिए इसको आपने 2 लीटर ले लिया है। कितनी ऑक्सीजन गैस ले ली है, 2 लीटर। एक बर्तन के अंदर आपने ऑक्सीजन गैस ले ली, इस बर्तन के अंदर भी 2 लीटर ऑक्सीजन गैस ले ली, और इसी बर्तन के अंदर आपने 2 लीटर ऑक्सीजन गैस ले ली। अब ऑक्सीजन है तो इसके जो ऑक्सीजन गैस है, तो गैस के कण है वो क्या होते हैं, गैस के कण ब्राउनी गति करते रहते हैं, और इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है। तो ये गति करते हुए इस बर्तन के दीवारों पर टकराएंगी। इस बर्तन की दीवारें हैं उन पर टकराएंगे, और टकरा के ये क्या कर लगाएंगे, तो दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। और इस प्रेशर को ज्ञात करने के लिए हमने एक मशीन लगा दी है। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है ये कैसी है, ठंडी गैस है, तो ये एक कुछ दाब लगा रही है। अब हम क्या करते हैं, अब इस गैस को हम गर्म करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो इनकी जो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो बढ़ने के कारण वो क्या करेंगे, इस बर्तन की दीवारों पर दाब ज़्यादा लगाएंगे। इसका मतलब है कि तापमान बढ़ने पर प्रेशर भी बढ़ गया है, और तापमान कम करेंगे यानी कि जो गैस ठंडी होगी तो वो प्रेशर भी कम लगाएगी। यही गे-लुसाक का नियम है। अगला नियम आ जाता है
एवोगैड्रो नियम, एवोगाड्रो नियम या एवोगैड्रो नियम। और ये नियम एवोगाड्रो ने दिया था, एवोगैड्रो ने दिया था। कब दिया था? तो ये दिया था 1811 में। 1811 में इस नियम का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इस नियम को आयतन मात्रा संबंध भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयतन और मात्रा है। मात्रा मतलब अणुओं की संख्या के बीच में संबंध है वो दर्शाता है। तो एवोगाड्रो ने क्या कहा था? एवोगाड्रो के अनुसार स्थिर दाब व ताप। अब यहाँ दो चीजें आपको फिक्स करनी है। एक तो आपको क्या फिक्स कर देना है? एक तो आपको दाब है वो फिक्स कर देना है, और दूसरा क्या फिक्स कर देना है? दूसरा आपको यहाँ तापमान भी है वो क्या कर देना है? फिक्स कर देना है। तो स्थिर दाब और स्थिर ताप पर समान आयतन वाली, अगर आयतन समान है तो समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके एक गैस है ऑक्सीजन, दूसरी गैस है आर्गन और तीसरी गैस है नाइट्रोजन। ये अलग अलग तापमान है और इस अलग अलग तापमान पर आपने इनका आयतन लिया। मान लीजिए इनका आयतन आपने ले लिया है, कुछ आयतन मान लेते हैं। ऑक्सीजन है, इसका आपने आयतन ले लिया है 10 ml। ऑक्सीजन का आयतन 10 ml ले लिया है। आर्गन का भी आपने आयतन कितना ले लिया है? तो आर्गन का आयतन भी आपने 10 ml ले लिया है। और नाइट्रोजन का भी आयतन आपने क्या ले लिया है? 10 ml ले लिया है। ये आपने आयतन ले लिया। अब यहाँ पर ताप और दाब दोनों अलग अलग है। यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन के लिए तापमान और दाब अलग है। तो यहाँ मान लीजिए ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 10 ml में आपके 100 अणु मिलते हैं आपको। और उसी तरह आर्गन है, उसके लिए किसी ताप और दाब पर 10 ml में आपको 50 अणु मिलते हैं। और नाइट्रोजन के 10 ml में किसी ताप और दाब यानी कि यहाँ दाब और ताप फिक्स नहीं है, तो आपको 70 है वो अणु मिलते हैं। अब यहाँ पर एवोगैड्रो ने क्या कहा कि अगर आप दाब और ताप दोनों को क्या कर दो? फिक्स कर दो। फिक्स करते ही इन 10-10 ml ऑक्सीजन के 10 ml, आर्गन के 10 ml और नाइट्रोजन के 10 ml है, इन 10 ml में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। समान हो जाएगी। जैसे आर्गन ले लिया आपने, ऑक्सीजन ले लिया और नाइट्रोजन ले लिया, और इनका आपने आयतन फिक्स ले लिया। जैसे यहाँ पर हमने 10-10 ml आयतन ले लिया था, तो यहाँ इन्होंने आयतन कितना ले लिया है? 22.4 ले लिया है। तीनों का आयतन 22.4 लीटर ले लिया है। अब आयतन आपने फिक्स ले लिया है और प्रेशर को यानी कि दाब को फिक्स कर दिया। तीनों का दाब 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर है और 1 एटमॉस्फेयर। और तापमान भी फिक्स कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। इसका भी 273 केल्विन और इसका भी 273 केल्विन। तीनों का दाब भी समान रख दिया, तापमान समान रख दिया। तो अब इन तीनों गैसों के अंदर अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई 1 किलो सेब ले, 1 किलो चावल ले और 1 किलो चीनी ले, तो इनके जो अणु, इनके अंदर जो चावलों की संख्या, चीनी की संख्या और सेबों की संख्या 1 किलो में सीधी सी बात है अलग अलग होगी। लेकिन एवोगैड्रो कहता है कि अगर आप दाब और ताप दोनों फिक्स कर दोगे, अब दाब भी फिक्स कर दिया, ताप भी फिक्स कर दिया, तब आप भले ही 1 किलो चावल लो, 1 किलो आप सेब लो और 1 किलो भले ही आप है वो चीनी लो, इनके अंदर इनकी संख्या, चावलों की संख्या, चीनी की संख्या और सेबों की संख्या 1 किलो में फिक्स ही रहेगी, बराबर रहेगी। बराबर रहेगी, ये किसने कहा? एवोगैड्रो ने। अब वो बराबर कितनी रहेगी? तो इन्होंने कहा अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर ले, यानी कि एनटीपी ले। एनटीपी क्या होती है? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, सामान्य ताप और दाब। सामान्य दाब कितना होता है? तो सामान्य दाब होता है 1 एटमॉस्फेयर या फिर इसको कहा जाता है 760 mm। ये तो होता है सामान्य दाब। और सामान्य तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है सामान्य ताप, और 760 mm दाब को 1 एटमॉस्फेयर दाब कहा जाता है, या इसको सामान्य दाब कहा जाता है। तो इस पर आप अगर 1 मोल गैस लोगे, 1 मोल गैस है तो उसका आयतन कितना होगा? 22.4 होगा। तो 1 मोल गैस लोगे तो उनमें अणुओं की संख्या हमेशा फिक्स रहेगी, और वो कितनी रहेगी? तो वो रहेगी 6.023 × 10⁻23। और इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है, एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। तो ये एवोगाड्रो का नियम है। एवोगाड्रो ने कहा था कि
दाब और स्थिर ताप पर समान आयतन वाली गैसें भले ही अलग अलग हो, लेकिन अगर उनका आयतन समान है और आपने दाब और ताप है उनको फिक्स कर दिया है, तो उन अलग अलग गैसों में अणुओं की संख्या बराबर रहेगी। अगला जो आ जाता है वो है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण कैसे बनाया जाता है? तो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगैड्रो नियम, इन तीनों नियमों को जोड़ने पर जो समीकरण मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण। पहले बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या था? तो बॉयल का नियम था कि V समानुपाती होता है 1/P के, यानी कि V व्युत्क्रमानुपाती है 1/P के। ये व्युत्क्रमानुपाती है, जब आप बटे लगा दिया 1/P, तो यानी कि V व्युत्क्रमानुपाती है P के या V समानुपाती है 1/P के। ये तो बॉयल का नियम था। चार्ल्स का नियम क्या था? तो चार्ल्स का नियम था कि V समानुपाती होता है T के। V समानुपाती किसके होता है? T के। और आवोगाद्रो का नियम क्या था? आवोगाद्रो का नियम है V समानुपाती होता है N के। एन के, एन मतलब मोलों की संख्या। आयतन है वो किसके समानुपाती होता है? मोलों की संख्या के समानुपाती। अब इन तीनों नियमों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है V समानुपाती NT/P। देखो ये V समानुपाती N है, V समानुपाती T है और V समानुपाती 1/P है। तो जैसे इन तीनों नियमों को आपस में जोड़ा तो क्या बन गया? V समानुपाती N/T। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर क्या लगाया जाता है? वहां पर एक स्थिरांक लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने R है उस स्थिरांक का प्रयोग कर दिया। अब ये P यहाँ बटों में है, जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो P गुणा V हो गया, तो PV बराबर क्या हो गया? nRT। यही आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। जब भी पूछा जाए आदर्श गैस समीकरण कौन सा है, तो वो है PV बराबर nRT। और यहाँ R क्या है? तो R गैस नियतांक है। गैस नियतांक सभी गैसों के लिए क्या होगा? समान होगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपके आदर्श गैस समीकरण। तो अगला नियम आ जाता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ये डाल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने 1807 में किया था। डाल्टन ने कहा कि स्थिर ताप और दाब पर आपसी रासायनिक क्रिया विहीन गैसें, आपसी रासायनिक क्रिया विहीन मतलब आपस में क्रिया नहीं करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के बराबर होता है। प्रत्येक गैस का आंशिक दाब मतलब प्रत्येक गैस का अलग अलग दाब है उसके बराबर होता है। मान लीजिए आपने एक बर्तन ले लिया है और इस बर्तन के अंदर आप है वो टोटल 4 गैसें भर रहे हैं। एक भर दी आपने A, दूसरी भर दी B, तीसरी भर दी C और चौथी भर दी D। ये ABCD चारों की चारों गैसें आपस में क्रिया नहीं करती है। तो इन चारों गैसों का जो कुल दाब होगा, इन चारों गैसों का जो कुल दाब होगा वो अलग अलग गैस के द्वारा लगाए गए दाब का योग होगा। आंशिक दाब जो अलग अलग गैस के द्वारा लगाया गया दाब है उसी को हम क्या कहेंगे? आंशिक दाब कहेंगे। प्रत्येक गैस का आंशिक दाब कहेंगे, उसके योग के बराबर होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि आपने एक तराजू लिया, आपने तराजू लिया है और इस पर आप है वो 4 व्यक्तियों को तोल रहे। सबसे पहले आपने राम को तोला और राम है उसका वजन आया आपके 10 किलोग्राम। फिर आपने श्याम को तोल दिया, श्याम है उसका वजन आ गया आपके 20 किलोग्राम। फिर आपने तोल दिया है मोहन को, मोहन का वजन आ गया आपके 40 किलोग्राम। मोहन का वजन कितना आ गया? 40 किलोग्राम। और अगला आपने तोल दिया है घनश्याम को और घनश्याम का वजन आया आपके 30 किलोग्राम। इनको आपने अलग अलग तोला था, तो ये वजन आया राम को तोलने पर 10 किलोग्राम, श्याम को तोलने पर 20 किलोग्राम और मोहन को तोलने पर 40 किलोग्राम और घनश्याम को तोलने पर कितना आ गया? 30 किलोग्राम। अब आप क्या कर रहे हैं? इन चारों को साथ में खड़ा करके तोल रहे हैं। मोहन को तोल रहे हैं, फिर मोहन और राम प्लस श्याम और प्लस के घनश्याम, इन चारों को एक तराजू में बंद करके तोल रहे हैं। तो इन चारों का कुल भार कितना होगा? तो कुल भार है वो अलग अलग इनके भारों के योग के बराबर होगा। इनकी राम के भार के प्लस श्याम के भार प्लस के मोहन का भार और प्लस के घनश्याम का भार, इन टोटल जनों का भार है वो
अलग अलग जो जड़ों का भार है वो इनका क्या हो जाएगा, टोटल भार। और सेम टू सेम इसी में होता है डाल्टन के आंशिक नियम में। डाल्टन ने कहा था कि यदि किसी गैसों के किसी मिश्रण का दाब P हो तो मिश्रण में गैसों का अलग दाब P, अलग अलग दाब क्या हो, P1 P2 P3 ऐसे आगे आगे हो, तो कुल दाब जो P है वो किसके दाबों के योग के बराबर होगा, आंशिक दाब, यानी कि पहली गैस के P1 के बराबर, P1 प्लस के P2 प्लस के P3 और भी गैस है तो इन सभी के योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, इसका दाब है, नाइट्रोजन है, इसका दाब है, ऑर्गन का दाब है, H2O का दाब है और CO2 का दाब है। इन सभी को गैसों को मिलाकर क्या बन गई है, एयर। अब एयर है वो कैसी है, तो एयर के अंदर सारी गैसें हैं वो आपस में क्रिया नहीं करती, यानी कि रासायनिक क्रिया विहीन गैस है। अब इस एयर का कुल दाब कितना होगा, तो इस एयर का दाब, कुल दाब यहाँ पर निकला है 101.3। ये कहाँ कैसे निकला, क्योंकि इन सभी गैसों का जो अलग अलग दाब है उसको क्या कर दिया हमने, योग कर दिया। और यही क्या है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन ने एक चीज और कही थी कि यहाँ पर आपको फिक्स क्या रखना है, तो यहाँ तापमान को फिक्स रखना है और दूसरा दाब को भी क्या रखना है, फिक्स रखना है। नेक्स्ट नियम आ जाता है ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। विसरण नियम पढ़ने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि विसरण क्या होता है। तो विसरण के बारे में हमने पहले शुरुआती जो वीडियो उसमें पढ़ रखा था, फिर भी दोबारा देख लो। विसरण का मतलब होता है मिलना या फैलना, अपने आप फैलना। दो अलग अलग पदार्थों का आपस में स्वतः ही मिलना, गुरुत्व के विरुद्ध अपने आप मिलना क्या कहलाता है, विसरण। जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है आपके, और इस कमरे का क्या है, तो पूरी जगह आपके वायु के कण है वो बिखरे हुए हैं। पूरी जगह किसके कण बिखरे हुए हैं, वायु के कण है वो आप पूरी जगह बिखरे हुए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, इस कोने के अंदर आप है वो एक अगरबत्ती जला के छोड़ देते हैं, तो अगरबत्ती से भी क्या निकलती है, गैस निकलती है। और वो गैस क्या करेगी, इन गैस के कणों के साथ आपस में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी। और इसी मिलने को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग गैसों का आपस में मिलना क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। गैस आपस में मिल गई तो ये क्या हो गया, विसरण। अब ग्राहम ने क्या कहा था, ग्राहम ने कहा था कि अगर आप दाब और तापमान है उसको फिक्स कर दे, किसको फिक्स कर दे, दाब है उसको भी फिक्स कर दे, और दूसरा किसको फिक्स कर दे, ताप को भी फिक्स कर दे, तो दाब और ताप को फिक्स करने पर किसी गैस के विसरण की दर, यानी कि उसके मिक्स होने की दर, उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि विसरण का दर है वो व्युत्क्रमानुपाती है मोलर द्रव्यमान के वर्ग के। ये मोलर द्रव्यमान का क्या किया होगा, वर्ग। यानी कि विसरण की दर समानुपाती, जब मैं समानुपाती बोलूंगा तब तो बोलूंगा 1/√m। m क्या है, मूलर द्रव्यमान। और अगर मैंने बोल दिया विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती है तो सीधे ही बोल दूंगा √m। यानी कि विसरण की दर है वो √m, यानी कि मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये आपके हो गया है ग्राहम का गैसीय विसरण का नियम।